ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। तेल कार्टेल ओपेक प्लस द्वारा आश्चर्यजनक उत्पादन में कटौती ने वैश्विक नीति निर्माताओं को झटका दिया है और इसका प्रभाव परिसंपत्ति वर्गों में बदल गया है, क्योंकि इसने मंदी की चिंताओं और बैंकिंग क्षेत्र के लिए खतरों के समय में और अधिक मुद्रास्फीति के दबावों की आशंकाओं को हवा दी है। अब तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति अधिक समय तक बनी रह सकती है। हम श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि यह ऐसी दूसरी कटौती है, क्योंकि पिछले वर्ष अक्टूबर के माह में भी ऐसी ही एक कटौती की गई थी। ओपेक प्लस 23 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो नियमित रूप से यह तय करने के लिए बैठक करता है कि विश्व बाजार में कितना तेल बेचा जाए। इस समूह के मूल में ओपेक के 13 सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देश हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3,500 रुपए प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया है और डीजल पर टैक्स आधा करके 0.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों ने उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है तनेजा जी। धन्यवाद। तनेजा जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि ये ओपेक प्लस जो संगठन है वो क्या है, और जब हम सुन रहे हैं कि उन्होंने ये जो घोषणा की है तेल उत्पादन में कटौती की, क्या ये पूरी खबर है? इसके विषय में आप हमारे श्रोताओं से विस्तार से अगर जानकारी साझा कर सकें। देखिए, ओपेक का जो एक संगठन है जो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेड ऑफिस है, और ये एक संगठन, इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ज्यादातर उन देशों की एक संस्था है जो तेल का निर्यात करते हैं भारी मात्रा में, और तेल के बड़े उत्पादक है। इसमें मुख्यतः सऊदी अरब है, इसमें इराक है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसके अंदर नाइजीरिया वगैरह और अन्य देश है। ज्यादातर कुल मिला के 40% जो दुनिया का तेल का उत्पादन होता है वो ओपेक के सदस्य करते हैं। अब इसको एक कार्टेल कहा जाता है। कार्टेल का मतलब ऐसा समूह जो कि इसलिए साथ में आ जाता है कि वो ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, या उसका मकसद ये इसलिए होता है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं वही ठीक है। उसके लिए कार्टेल का शब्द का प्रयोग करा जाता है। मतलब मिल करके कोशिश करना कि जो भी आपका उत्पाद है उसके ज्यादा कीमत हासिल कर सके। और ओपेक यही करता है कि जब तेल जो है उनको लगता है कि भाई उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, या उनको लगता है तेल सस्ता हो रहा है, तो वो उत्पादन जो है घटा देते हैं, जिससे कि बाजार में किल्लत पैदा हो जाती है, या बाजार के अंदर तनाव पैदा हो जाता है और तेल की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। यही फैसला उन्होंने कहा है। अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि 16 लाख बैरल प्रति दिन उसका तेल का उत्पादन ओपेक के देश घटा देंगे। और ओपेक प्लस के जो मेंबर हैं, जिसमें रूस खासतौर से बड़ा सदस्य है, उन्होंने भी फैसला किया, वो भी ऐसा ही करेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के दुनिया के अंदर जितना भी तेल जो सप्लाई सिस्टम में होता है उसमें से 16 लाख बैरल प्रतिदिन गायब हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो दुनिया की तो अर्थव्यवस्था तेल पर ही चलती है। अब ऐसा होगा तो जाहिर है कि बाजार में तनाव आ जाएगा, कई लोगों को लगेगा शायद तेल उपलब्ध ना हो पाए और कीमतें ऊपर से हो जाएंगी। बस वही उनका मकसद यही है कि कीमतें जो पिछले कुछ हफ्तों के अंदर नीचे जा रही थी, लगभग $70-72 पर पहुंच रही थी, उनको डर था ये और नीचे ना चले जाए। जबकि वो चाहते हैं कि कीमत $80 तो कम से कम होनी चाहिए। अगर 100 हो जाए, $100 पर बैरल हो जाए तो बहुत ही अच्छा। लेकिन उनका यही प्रयास है कि जो कीमतें उसको वापस $80 से $90 की जो एक रेंज है उसमें लेकर के आना, हो सके तो $100 पे लेके जाना। और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और ये एक ऐसा फैसला है जिसको लेकर के जितने भी बड़े तेल के जो कंज्यूमर कंट्रीज हैं, जिसमें खासतौर से अमेरिका, चीन और भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा भारत है। तो इन तीनों देशों की तरफ से जो है काफी एक तरह से शिकायत हुई है। अमेरिका ने तो औपचारिक रूप से जो है प्रोटेस्ट भी करा है, ये गलत फैसला है। दुनिया में तमाम उपभोक्ता उन लोगों ने भी इसको लेकर कहा यह गलत फैसला है, आप बहुत ही ये एक लालच भरा फैसला है, ये नहीं लेना चाहिए था। ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है संघर्ष कर रही है, तमाम देशों के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तमाम देशों में मंदी की लड़ाई चल रही है, और ऐसे में तेल का ये इस तरह के फैसले लेना कि सिर्फ जैसे तेल की पे ही सारा लोग पैसा खर्च करें, वो सही नहीं है। लेकिन अब उनका ये फैसला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। जी, आपने देखा है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और तमाम देश जो संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई से संघर्ष कर रहे हैं, मंदी से,
उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। जी, और तनेजा जी, अगर हम इसी को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें, जो अपने कच्चे तेल की खपत का 85% से अधिक आयात करता है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है जो इतनी भारी मात्रा में तेल का आयात करते हैं। चीन भी आयात करता है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में नहीं करता जितना हम करते हैं। हमारी अपनी जरूरत का लगभग 85 से 86% हम आयात करते हैं। और जब तेल की कीमत बढ़ेगी, जाहिर है इससे हमारा इंपोर्ट बिल, हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा पूरा जो आर्थिक स्वास्थ्य है, उस सब के ऊपर इसका जो है प्रतिकूल असर पड़ता है। और हमारे लिए भी जो संघर्ष, चाहे वो महंगाई से लड़ना हो, चाहे वो अन्य चीजों से लड़ना हो, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। और चूंकि हमारा देश बड़ा है, आबादी भी बड़ी है, हम विकासशील अर्थव्यवस्था है, हमारी चुनौतियां जो है वो विकसित देशों से ज्यादा होती हैं। तो भारत के लिए तो और भी ज्यादा समस्या हो जाती है। लेकिन अब ये है कि सरकार का अब ये फैसला है कि भाई जो देश में जो उत्पादन होता है तेल का, उस पर जो टैक्स लगाया गया था, विंडफॉल टैक्स, अर्थात उनको जो जब कीमतें तेल की बढ़ती हैं तो उनको थोड़ा लाभ होता है, तो इन कंपनियों का लाभ जो है वो जो है वो सरकार ने उस पर टैक्स लगाया था। लेकिन अभी इसलिए हटा दिया गया है जिससे कि इस क्षेत्र के अंदर निवेश ज्यादा आ सके। अगर आप विंडफॉल टैक्स लगाते हैं तो निवेश कम आता है। अब सरकार चाहती है कि हमारे देश में जो भी तेल के भंडार है, वो विदेशी कंपनियां भी आएं और यहाँ निवेश करें और हमारे देश के अंदर अपना तेल का उत्पादन बढ़ा सकें, जिससे आयात पे हमारी निर्भरता कम हो। तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है, जो मुझे लगता है सराहनीय। तनेजा जी, जो हम बात कर रहे हैं, विंडफॉल टैक्स भारत सरकार ने हटा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल भी विंडफॉल टैक्स हटा दिया गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि घरेलू उड़ानों के लिए जो हवाई किराए हैं, उसमें कमी भी आ सकती है ऐसी स्थिति में? देखिए, मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला है, क्योंकि सरकार को आपने देखा है कि काफी जो है वो सिविल एविएशन को काफी जो है प्रोत्साहन है। सरकार का एक सपना है कि वो आदमी, जो एक आम आदमी चप्पल पहन के चलता है, वो भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके। तो उसके लिए ये सरकार ने ये सब फैसले कर रही है। और टरबाइन फ्यूल पे उसको, और इससे जो वायु परिवहन है, एयर ट्रांसपोर्ट है, उसको काफी फायदा होगा। लेकिन अब ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ये तेल की कीमतें आखिर में बढ़ती कितनी है और ओपेक ने जो फैसला लिया है उसका असर कितना होता है। दूसरा, इस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारी कंपनियां हैं वो किस दाम पर विदेशों से तेल खरीद करके लाती हैं, यहाँ रिफाइन करती हैं, और उनकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है टरबाइन फ्यूल की और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो कितनी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सरकार ने नीति के स्तर पर अपने फैसले लिए हैं, लेकिन उसके बाद जो सारी चीजें होती है वो डिपेंड करती है उसका कॉमर्स क्या है, मतलब उसका अर्थशास्त्र क्या है। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसको सरकार ने एक संकेत दिया है, तो ये रिफाइनर्स जो है वो भी कोशिश करेंगे और हवाई जहाज की कंपनियां भी, कि आम आदमी को जहां तक संभव हो सके किसी भी अन्य अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सके। बिल्कुल। और तनेजा जी, ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में जो कटौती के निर्णय हुआ है, उससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। क्या हम कह सकते हैं कि यह मुद्रास्फीति की चिंताओं को बल दे रहा है? बिल्कुल। देखिए वो दुनिया के तमाम देश आज मुद्रास्फीति से लड़ रहे हैं, तमाम देश मंदी से लड़ रहे हैं, तमाम देश अभी भी पूरी तरह कोविड से बाहर नहीं निकल के आए। और ऐसे समय में ओपेक का ये फैसला कि उन्होंने जो है एक बिल्कुल जानबूझ करके ये जो कीमत जो प्रोडक्शन कम किया जिससे कि कीमत बढ़ सके, ये तमाम जो चुनौतियां हैं उनकी, और चुनौतियां जो है वो तमाम देशों के लिए परेशानी पैदा करेंगी। एक तरफ तो जो महंगाई से लड़ाई हो रही है वहां मुश्किलें आएंगी, मंदी से लड़ाई जो विकसित देशों में भी हो रही है, अमेरिका जैसे देशों में, वहां भी मुश्किलें आएंगी। और दूसरी तरफ कुल मिलाकर के जो ग्लोबल इकोनॉमी जो कोविड के टाइम में जो है वो एक तरीके से जो है सदमे में चली गई थी और अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। चाइना जैसी इकोनॉमी अभी तक रिकवर करने के लिए संघर्ष कर रही है। तो इन सब की चुनौतियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो मुझे लगता है ये फैसला जो है ये ग्रीडी है, ये लालच से भरा हुआ है, गलत समय पर लिया हुआ है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ओपेक के सदस्यों को ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म में उनको गेन जरूर होगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो उनको भी नुकसान ही होगा। तो ऐसे में जब हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ओपेक के इस फैसले से दुनिया को जो नुकसान होने वाला है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होने वाला है, मैं आपसे व्यक्तिगत स्तर पर भी ये समझना चाहूंगा कि कैसे हम रोजमर्रा के जीवन में इससे प्रभावित हो सकते हैं और भारत में इसका कितना असर पड़ सकता है। क्योंकि सीधे तौर पे देखा गया है कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं। कितना असर इसका निजी जीवन पर होगा आम लोगों के? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जो तेल होता है, खाली तेल जो हमें दिखता है, खाली उसका हमारी भूमिका हमारे दैनिक जीवन में खाली वही नहीं है कि हमने पेट्रोल डीजल खरीदा, अपने वाहन में डाला और वहां काम खत्म हो गया।
वहीं नहीं खत्म होता है। तेल से तमाम चीजें बनती हैं। हमारी तमाम दवाइयां जो हम खाते हैं जब हम बीमार होते हैं वो तेल से बनती हैं, केमिकल वहां से आते हैं। तमाम प्लास्टिक का जो हम प्रयोग करते हैं घर के अंदर, चाहे वो मुझसे मोबाइल सेट हो, चाहे वो आपका टेलीविजन सेट हो, तो आपकी मेज कुर्सियां हो, आपकी पहनने वाली चप्पल हो, इस तमाम चीजें जो हैं ये प्लास्टिक से बनती हैं, जो तेल से आता है, पेट्रोकेमिकल से आता है। इसके अलावा जब घर पे हम अपना रंग रोगन करते हैं या मोमबत्ती भी जलाते हैं, वो सब तेल से आता है। और घर के अंदर तमाम जो आपके जो टाइलें वाइलें तमाम चीजें होती हैं उसमें भी तेल की बड़ी भूमिका होती है। हमारा दैनिक जीवन के जो है, अगर आप इसको नजर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो 70% चीजें वो हैं जो कहीं ना कहीं जो तेल से बनती हैं या तेल की उसमें भूमिका होती है। तो अगर तेल जब महंगा होता है तो खाली पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होता, ये पूरा जो हमारा जीवन में 70% चीजें जो प्रयोग होती हैं, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं, कपड़ों का रंग भी शामिल है, पॉलिएस्टर भी शामिल है, हमारे गर्म कपड़े भी शामिल हैं, हमारी वो वाली ऊन भी शामिल है जो सस्ती मिलती है, बहुत सारी चीजें। तो ये सब कुछ महंगा हो जाता है। तो खाली परिवहन नहीं, इसीलिए जो ओपेक का फैसला है वो ठीक फैसला नहीं है, क्योंकि दैनिक आदमी पृथ्वी पर जो है वो 8 अरब लोग रहते हैं, उन सबके जीवन में 70% भूमिका तेल की होती है। और उस सबको सिर्फ एक अपने लालच के लिए इस तरह के फैसले लेके आना कि सबके लिए ऐसे टाइम में जब कोविड का युद्ध चल रहा है, महंगाई का युद्ध चल रहा है, मंदी का युद्ध चल रहा है, उसके बीच में इस तरह के जानबूझ के फैसले करना, अब मुझे लगता है कि एक मोरालिटी के हिसाब से आप देखा तो वो गलत है। जी, और इसी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंचकर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत का एक जो नया प्रयास रहा है रिन्यूएबल सोर्सेस पर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रहा हो या ऐसी विभिन्न योजनाएं रही हों जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस पर बेहद ध्यान दे रही हैं कि कैसे हम जो ऑयल है उसके अतिरिक्त जो हमारे साधन हैं उनसे परिवहन और अन्य ऊर्जा स्रोत बनाए, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार जो है बहुत सराहनीय काम कर रही है, चाहे वो हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो सौर ऊर्जा मिशन हो। लेकिन हमारा बहुत बड़ा देश है, हम बहुत बड़े देश, हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर हमको गरीबी को पूरी तरह खत्म करना है, हर भारतीय देश को संपन्न देश बनाना है, तो हमको और ऊर्जा की आवश्यकता है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बहुत लो है। वैकल्पिक ऊर्जा आने वाले 30 साल के बाद तो बहुत बड़ा साधन बन जाएगी। लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि अब से और वो 30 साल जब वैकल्पिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर या हाइड्रोजन, ये हमारा जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उनका मेन स्टे बन जाएंगी, मतलब सब कुछ यही होगा। तो लेकिन ये 30 साल की यात्रा के लिए हमको और तेल चाहिए, और गैस चाहिए, और कोयला चाहिए। तो इसीलिए इसको उनको ब्रिज एनर्जी बोलते हैं। तो वो 30 साल के बाद तो हम जो आज काम कर रहे हैं उसके जो फ्रूट हमको दिखेंगे और हमारी निर्भरता आयात पर कम हो जाएगी, लगभग ना के बराबर हो जाएगी तेल के लिए या गैस के लिए। लेकिन अभी ये 30 साल की यात्रा के लिए हमको अभी बहुत तेल चाहिए, बहुत गैस चाहिए, कोयला भी चाहिए। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें हमको ये भी नजर रखनी है, जब हम काम करेंगे 30 साल बाद तो ये होगा, और लेकिन अभी 30 साल के लिए हमको ये चाहिए। और अगर ये चीजें महंगी होती हैं तो जो हमारा मकसद के 30 साल के अंदर हम एक एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल कर जाए, ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करना है, वो चुनौती बन जाएगा अगर हम के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल या गैस या कोयला हमको उपलब्ध नहीं होता। वहां पहुंचने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में अभी बहुत सारा तेल, बहुत सारा गैस, बहुत सारा कोयला चाहिए। बिल्कुल तनेजा जी, आज आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।